आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर से महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की मामलों की संख्या बढ़ रही है, इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कोरोना वायरस की पूरी अपडेट लेकर हम हाजिर होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय, दीपाली नंदा, विवेक गुप्ता, जो कि लगातार आपको कोरोना वायरस से जुड़े मामलों की डिटेल्स देते आ रहे हैं। उनसे हम आगे चलकर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 मई के बाद शर्तों के साथ हट सकता है लॉकडाउन। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने कहा इकोनॉमी को भी देनी होगी अहमियत। ज्यादातर राज्य आर्थिक गतिविधि शुरू करने के पक्ष में। म्यूचुअल फंड्स की मदद के लिए आगे आया रिजर्व बैंक। 50,000 करोड़ रुपए के स्पेशल लिक्विडिटी का किया ऐलान। खबर से एएमसी शेयरों में दिखा जोश। दमदार तेजी के साथ बाजार ने किया हफ्ते का आगाज। निफ्टी 1.5% बढ़त लेकर बंद। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक के दम पर निफ्टी बैंक में भी 500 अंकों का उछाल। एनबीएफसी और एफएमसीजी शेयरों ने भी भरी रौनक। चौथी तिमाही में इंडसइंड बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम अनुमान से बेहतर, लेकिन मुनाफा घटकर रहा 302 करोड़। बैंक ने प्रोविजनिंग भी बढ़ाई। सेबी ने ब्रोकर्स के टर्नओवर पर लगने वाली फीस में 50% तक की कटौती की। जून से लागू होगी छूट। व्हाट्सएप पर शुरू हुआ जियो मार्ट। नवी मुंबई और ठाणे में ट्रायल 48 घंटे में मिलेगी सामान की डिलीवरी। 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध। देश में 28,000 के पार हुए कोरोना के मरीज। अब तक 886 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 6,362 ने जीती कोरोना के खिलाफ जंग। राज्यों में महाराष्ट्र का बुरा हाल जारी। कोरोना के मामले 8,000 के पार। 3,300 मरीजों के साथ गुजरात नंबर 2 पर। मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा 2,000 के पार। मैक्स सहित दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में 50 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना का शिकार। मुंबई के एशियन हार्ट अस्पताल में भी 31 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव। 3 मई के बाद शर्तों के साथ उन इलाकों में लॉकडाउन हट सकता है जहां कोरोना मरीज नहीं है। इस मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है, जिसमें प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कोरोना से निपटने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। बैठक के बारे में तमाम डिटेल्स लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये बताएं कि आज की जो बैठक हुई है उसमें खास बातें क्या रही? यहाँ लगता है लक्ष्मण के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज की बैठक काफी अहम थी इसके मद्देनजर भी, क्योंकि यहाँ पर 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने पर है और जिस तरह से हम लगातार केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, राज्य पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां क्योंकि रुक चुकी हैं, यहाँ पर जिस तरह से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने पर भी काफी सारे सवाल सामने खड़े हो गए हैं। इस बात को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ हो सकता है कि जो लॉकडाउन है उसे हटाने की कोशिश की जा सकती है राज्यों की तरफ से। लेकिन आज जो बैठक हुई है, आपको बता दें, करीब 2.5 घंटे यहाँ कोरोना और लॉकडाउन पर चर्चा हुई है इस बैठक में। और पीएम ने हालांकि ये जरूर कहा कि कोरोना अभी खत्म होने में काफी समय लगेगा। इसका पूरी तरह से निवारण निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके केसेस को कम करने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए। लेकिन कोरोना से निपटने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट देना होगा, इसको भी अहमियत देनी होगी। तो ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री साथ, इसकी डिटेल्स हम आपको आगे भी देंगे, बताएंगे कि किस राज्य ने किस तरह की दिक्कत सामने रखी प्रधानमंत्री के। लेकिन उससे पहले देश में फिलहाल कोरोना को लेकर क्या ताजा हालात है उसकी बात कर लेते हैं। भारत में कोरोना मरीजों के संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो अभी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। ये अब तक 28,000 के पार चली गई है। फिलहाल अगर हम पूरे देश को देखें तो पूरे देश में एक्टिव केसेस जो हैं वो 21,132 है। तो वहीं कोरोना
से जो मरीज हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं उनमें 6,362 लोग शामिल हैं। हालांकि अब तक 886 मरीजों की जान भी जा चुकी है कोरोना की वजह से, और अभी भी देश में सबसे ज्यादा कोरोना के जो मरीज हैं वो महाराष्ट्र खासकर मुंबई से हैं। तो वहीं गुजरात की बात करें तो ये कोरोना के नंबर में बहुत तेजी से बढ़ा है और गुजरात में लगभग 3,000 के पार अब कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं पहुंच चुके हैं। हम डिटेल्स लेते हैं हमारे संवाददाताओं के साथ। दीपाली, आपके पास आएंगे। सबसे पहले बताएं हमें कि ताजा अपडेट क्या है आंकड़ों की। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट दिया गया है कविता, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1396 नए मरीज सामने आए हैं देश भर में। अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 28,380 तक पहुंच गई है। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो ये संख्या 21,132 है। वहीं अगर ऐसे लोगों की बात की जाए जिन्होंने कोरोना बात दी है तो ये संख्या 6,361 है। अब तक कोरोना की वजह से 886 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रिकवरी रेट की बात करें तो जो लेटेस्ट अपडेट रिलीज किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से वो ये है कि अब देश में रिकवरी रेट 22.17% तक पहुंच गया है। तो रिकवरी रेट में लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है। राजधानी दिल्ली का मैं आपको हाल बताऊं उससे पहले एक और जानकारी मैं देना चाहूंगी कि सरकार ने चीन की 2 कंपनियों से जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट मंगवाई थी, अब उसे वापस चाइना भेजा जाएगा। आईसीएमआर की तरफ से सभी राज्यों को ये कहा गया है कि उनके वहां पर जितनी भी चीनी किट्स इस्तेमाल की जा रही है वो तुरंत केंद्र सरकार को वापस लौटाएं ताकि सरकार इन किट्स को वापस चाइना भेज सके। बताया ये जा रहा है कि कई राज्यों की तरफ से इस बात की शिकायत की गई थी कि जो किट्स के रिजल्ट्स हैं उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन है, ज्यादातर किट्स फॉल्टी है। तो इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। एक और अपडेट जो सरकार की तरफ से दिया गया है वो ये कि पिछले 14 दिनों में 25 राज्यों के करीब 84 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से एक भी नया कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं सामने आया है, जो कि एक राहत की खबर है। अब मैं आपको बताती हूँ राजधानी दिल्ली का हाल। यहाँ पर भी संख्या बढ़ती जा रही है। 2,918 कुल पॉजिटिव मामले हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना की वजह से 54 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 293 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार इस वक्त पूरा फोकस कर रही है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए किस तरह से ऐसे मरीजों की कंडीशन में सुधार लाया जा सके जो अभी काफी सीरियस हैं। सरकार की तरफ से उन लोगों से अपील की जा रही है जो कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं कि वो स्वेच्छा से आगे आए और प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि अभी जो क्रिटिकल कंडीशन में करीब 250 ऐसे मरीज हैं जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है, तो इन मरीजों का इलाज प्लाज्मा डोनेट करने के लिहाज से किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन चलिए महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये बताएं कि लगातार हम देख रहे हैं संख्या में बढ़त हो रही है कोरोना मरीजों की, जहां तक महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई और पुणे की बात है। ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? कविता, देखिए जो ताजा आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में अब ये आंकड़े 8,000 के ऊपर जा चुके हैं और अभी तक बीएमसी ने अपने ताजा आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन 24 घंटे पुराने जो आंकड़े अगर हमारे सामने आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि 5,000 से ज्यादा मामले सिर्फ मुंबई में हैं। 204 लोगों की मुंबई में मौत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो कोरोना वायरस से पूरी मुंबई को अपनी चपेट में ले रखा है। आपको हम 2 अपडेट देना चाहेंगे। पहला अपडेट ये है कि मुंबई पुलिस में जो लगातार कोरोना वायरस के जो मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 100 से ऊपर ज्यादा ये आंकड़ा जा चुका है। और एक खबर जो अभी सामने आ रही है कि एक और ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है, वो पॉजिटिव थे और आज शाम के तकरीबन 4 से 4:30 के बीच में उनकी मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिन में कविता ये 3 औरतें हैं जो मुंबई पुलिस में तैनात थे, 2 कांस्टेबल और 1 ट्रैफिक कांस्टेबल। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस का जो हमला है वो लगातार पुलिस को चपेट में लेता जा रहा है। मुंबई पुलिस में सिर्फ 3 दिन में 3 मौतें हुई हैं और तीनों पुलिस अधिकारी हैं। हालांकि राज्य सरकार ने तीनों पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और हर एक परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी देने का वादा जरूर किया है। वहीं हम दूसरी तरफ की बात करें तो जो लगातार एम्बुलेंस की सर्विस है, अब इसमें BEST यानी कि जो बेस्ट की जो मिनी बसेज होती हैं, जो लाल रंग की छोटी बसेज होती हैं, अब बेस्ट ने और सरकार ने फैसला लिया है कि अब इन बेस्ट बसों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जा सकेगा, ताकि अगर ये मामला बढ़ता है या क्वारंटाइन की फैसिलिटी की जाती है तो एम्बुलेंस की कमी ना हो। तो एक बड़ा स्टेप BSC ने लिया है कि जो उनकी मिनी बसेज होंगी अब उसको एक मोबाइल एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जा सकेगा।
तीसरा अपडेट ये आ रहा है कि सामने की हॉस्पिटल में जो कोरोना वॉरियर्स के जो लोग हैं वो अब चपेट में आते जा रहे हैं। जो आज एक खबर आई थी जिसमें मुंबई के बीकेसी इलाके में एशियन हर्ट अस्पताल है, उसमें 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 8 नर्सें हैं, बाकी का जो स्टाफ मेंबर है वो है। अब जिस तरीके से ये अब मेडिकल फैकल्टी के लोग कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं, अपने आप में एक चिंताजनक बात है, जिसमें मुंबई के तारदेव इलाके में वॉकहार्ट हॉस्पिटल जो काफी बड़ा अस्पताल है, वहां पे 85 लोग मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव थे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के तारदेव इलाके में भाटिया अस्पताल है, वहां पर 45 लोग पॉजिटिव हैं। और तीसरी जो संख्या है वो मुंबई के साउथ मुंबई के बड़े अस्पताल बॉम्बे अस्पताल में 21 लोग वहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि उसमें से 12 रेजिडेंट डॉक्टर हैं और बाकी के जो है वो नर्स और वार्ड बॉय हैं। तो कविता, आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये जो कोरोना वायरस की चपेट में लगातार लोग फंसते आ रहे हैं और लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो काफी चिंता का विषय जो बढ़ता जा रहा है। वहीं राहत की बात से ये सामने आ रही है कि मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर का दावा है कि जो रेड जोन थे मुंबई में पहले 1000 के आसपास थे, वो घटकर अब 850 हो गए, यानी कि 150 रेड जोन कमी आई है। तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात जरूर है कि रेड जोन में कमी आई है, लेकिन नंबर जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो अपने आप में चिंता का विषय है। वहीं दूसरा अपडेट आपको देना चाहेंगे कि पीएम ने आज जितनी भी सीएम से बातचीत की है उसमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लॉकडाउन मुंबई और पुणे में बढ़ाया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन की जो बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे हालात गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि आपने बताया कंटेनमेंट जोन में कमी आई है, लेकिन मरीजों की संख्या अब भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। शुक्रिया दीपाली आपका और विवेक आपका डिटेल्स देने के लिए। लेकिन लक्ष्मण जी, मैं आपकी ओर आती हूँ, जहाँ पर हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि आज काफी अहम बैठक हुई है प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, जहाँ पर 3 मई के बाद कुछ शर्तों के मद्देनजर लॉकडाउन में कमी की जा सकती है, खासतौर से वहां जहां पे कोरोना के केसेस नहीं हैं। क्या कुछ निकल के आया है बैठक में? देखिए, दरअसल ये बैठक तो करीब 2.25 घंटे राज्यों ने आर्थिक मदद की मांग की। किसी राज्य ने कहा कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ा दीजिए, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो हर कोई जानना चाहता है कि 3 मई के बाद क्या होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इस पर काफी चर्चा हुई, हर राज्य अपने अपने मत दिए। 10 राज्य कमोबेश कहें तो लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में थे, लेकिन जो राज्य लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में थे और जो चाह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं बढ़े, सब एक बात पर एक मत थे, वो ये कि जान भी और जहान भी, इस मंत्र पर अब चलना पड़ेगा। यानी आपको लॉकडाउन बढ़ाइए लेकिन आर्थिक गतिविधि को छूट दीजिए, जो कारोबारी छूट है उसको दीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल ने कहा कि हमारे इंडस्ट्री को चालू करने की छूट दीजिए। तो अधिकांश राज्य ये चाहते हैं कि अब 3 मई के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर कारोबारी गतिविधि को शुरू किया जाए। लॉकडाउन बढ़ाते हैं तो कुछ शर्तों के साथ उन इलाकों में बढ़ाइए जहां पे अभी रेड जोन है या फिर मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने 2 बातें काफी अहम कही। पहली बात तो ये कि अर्थव्यवस्था पर भी आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि ध्यान हम कोरोना पर देते हैं। बदली हुई परिस्थिति में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यह जानना है कि 3 मई के बाद क्या होगा, तो मुझे जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन शर्तों के साथ हटाया जा सकता है। शर्तों के साथ का मतलब यह हुआ कि जहां जहां अभी रेड जोन है, जहां जहां ऑरेंज जोन है, यानी 3 मई तक जहां जहां मरीजों की संख्या ज्यादा होगी, उन इलाकों में लॉकडाउन हटने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन एक बड़ी संख्या में जिले ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल एक भी मरीज अब तक सामने नहीं आ रहे पिछले 2-3 हफ्तों से, तो वैसे इलाकों में आपको लॉकडाउन में छूट मिल सकती है। लॉकडाउन जिन इलाकों में हटेगा, जिन इलाकों में नहीं हटेगा, उसमें कैसे तालमेल बैठाया जाए, इसको लेके अभी वर्कआउट किया जा रहा है प्लान। अब मुझे लगता है 3 मई से 24 घंटे 48 घंटे पहले इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ऑलराइट, लेकिन इसके अलावा लक्ष्मण, घरेलू केमिकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए यहाँ पर सरकार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बड़े फैसले भी ले सकती है। केमिकल के इंपोर्ट पर खासतौर से 15% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाने के साथ साथ सरकार एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी और टैक्स को भी हटाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर क्या एक्सक्लूसिव डिटेल है आपके पास? देखिए, यहां जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार की कोशिश यह है कि लॉकडाउन जैसे जैसे हम हटाएं, इंडस्ट्री जब अपने पैरों पे खड़ा होना फिर से शुरू करे, उस वक्त सस्ते इंपोर्ट से इंडस्ट्री को सामना ना करना पड़े। और इसके लिए एक चुनौती सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रही है, वो है केमिकल सेक्टर में। दरअसल केमिकल सेक्टर में अब उत्पादन शुरू हो रहा है, लेकिन वहां पे चैलेंज ये है कि चीन पहले से उत्पादन शुरू कर दिया है। अब चीन से सस्ते में केमिकल भारत में इंपोर्ट होना शुरू ना हो जाए, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। तो सरकार ऐसे हालात को देखते हुए कुछ अधिकांश केमिकल पर, कुछ केमिकल को छोड़
दें तो अधिकांश केमिकल पर जिसको हम भारत में बनाते हैं उस पर सरकार 15% तक की एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। यानी वो केमिकल भारत में इंपोर्ट होंगे तो 15% अतिरिक्त ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है, इसका मकसद यह है कि घरेलू केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। हाँ, कुछ केमिकल जो भारत बिल्कुल बनाता ही नहीं है उस पर शायद ये बढ़ी हुई ड्यूटी ना लगे, लेकिन अधिकांश केमिकल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी है और इसको लेकर केमिकल मिनिस्ट्री जो है और सरकार और इंडस्ट्री चैम्बर के बीच बातचीत चल रही है और अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन काफी हद तक संभावना है कि सरकार इस पर मुहर लगा दे। बिल्कुल, यहाँ पे घरेलू इंडस्ट्री को पुश देने की पूरी कोशिश की जा रही है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहें। मैंने अभी जॉब करना शुरू किया है और मेरे लिए टैक्स सेविंग बहुत जरूरी है। LIC इज अ कूल चॉइस। LIC हमेशा से ही एक भरोसेमंद ऑप्शन रहा है और आगे भी रहेगा। Thank you. Hey, careful. What? It kills bacteria. Very fun. I know. Asian Paints Royale Health Shield. The paint that cares for you. Is it just me, or is it getting crazier out there? Watch now only on Amazon Prime Video. वोल्टास का महा एडजस्टेबल इन्वर्टर एसी एडजस्ट करे अलग अलग टनेज में। कम लोग तो 1.5 टन, ज्यादा लोग तो 2 टन, क्लोज फैमिली तो 1 टन, सेविंग्स टन टन। स्वाद इसका चख लो, सपने सुहाने में, स्वाद इसका रख लो, सभी यम्मी खाने में, यहाँ सब कुछ है टेस्टी, यहाँ दुनिया है मैजिक, साथ में ले चल, utterly delicious, Happy birthday, darling. कुछ ऐसे ही पर्सनलाइज्ड और टाइमली स्टॉक अलर्ट्स नए स्टॉक नोट ऐप पर अब सब कुछ हो सकता है। Investment and securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. बाजार ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की है। निफ्टी 1.5% की मजबूती लेकर 9,300 के बेहद करीब बंद हुआ है। आज बैंक शेयरों की बात करें तो इनमें हमने काफी एक्शन देखा और साथ ही बैंक निफ्टी ने 500 अंकों का उछाल भी दर्ज किया है और ऐसा ही मजबूती का रुझान बाजार को IT, फाइनेंशियल और FMCG शेयरों में भी देखने को मिला है। लेकिन बाजार का पूरा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, ये बताएं हमें कि आज आखिर किन स्पेसिफिक शेयरों में हमने हलचल होते हुए देखी? देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो ब्रिटानिया इसे आज लीड कर रहा था। एक लगातार तेजी का मोमेंटम इसमें बना हुआ है, वही आज भी जारी रहा। इसके अलावा इंडसइंड, बजाज फिनसर्व, कोटक कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि तेजी में रहे। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में NTPC, HDFC बैंक का थोड़ा सा निराशाजनक भरा प्रदर्शन रहा। M&M और डॉक्टर रेड्डीज कुछ और ऐसे नाम थे जो कि लाल निशान के अंदर बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप गेनर्स में आज माइंट्री का दिन था क्योंकि आज अच्छे नंबर्स कमेंट्री के बाद शेयर में तेजी रही। RBL बैंक जो कि आज मोमेंटम में था, मैक्स फाइनेंशियल, टाटा कंज्यूमर जो कि FMCG का सबसे बड़ा परफॉर्मर इस पूरे मंथ में। इसके अलावा मिड कैप लूजर में पहला नाम था कमिंस का, LIC, रैमको सीमेंट, CESC कुछ और ऐसे नाम जो कि आज दबाव के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। F&O गेनर्स में भी माइंट्री लीड कर रहा था, ICICI प्रूडेंशियल जो कि अच्छी कमेंट्री के बाद या फिर नंबर्स के बाद एक अच्छी तेजी दिखा रहा था। RBL बैंक और मैक्स फाइनेंशियल कुछ और ऐसे नाम जो कि तेजी में रहे। F&O लूजर में इक्विटास, कमिंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और मैरिको जो कि लगातार मोमेंटम में था और उसके बाद आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली मैरिको में। बैंकिंग गेनर्स में RBL बैंक, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जो कि नंबर से ठीक पहले चलता हुआ दिखाई पड़ा। NBFC गेनर्स में बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल, इंडिया बुल्स हाउसिंग और चोलामंडलम फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो कि नया लो हिट करके एक पुल बैक के लिए आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। FMCG गेनर में टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, कोलगेट और बड़े दिनों बाद यूनाइटेड ब्रिवरीज जिसमें आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल स्पेस से हिंडाल्को, साथ साथ JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े।
खबरों के दम पे आज जिन शेयरों में मूव रहा उसमें फाइजर स्पेशल डिविडेंड के बाद 10% का एक उछाल देखने को मिला। निपॉन लाइफ और HDFC AMC दोनों में RBI के स्टेप्स के बाद खरीदारी, और टाटा ELXI और साथ साथ माइंडट्री जहां पे नंबर्स का इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन, लेकिन अब हम रिजल्ट्स हैवी वीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो नजर रखनी होगी अगले हफ्ते के मूव के ऊपर भी। शुक्रिया सुमित तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। आज बाजार बंद होने के बाद इंडसइंड बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे आज पेश किए। बैंक की ब्याज से होने वाली आय अनुमान से बेहतर रही है। NII की बात करें 5% की बढ़त के साथ 3,25,000 करोड़ रुपए के करीब ये आंकड़ा रहा है, जबकि बैंक के मुनाफे में भारी गिरावट दर्ज हुई है और ये अनुमान से भी कम 302 करोड़ पर आया है आंकड़ा। वहीं तिमाही दर तिमाही बैंक के ग्रॉस NPA में भी बढ़त देखने को मिली। हालांकि नेट NPA में हल्का सुधार रहा है। इंडसइंड बैंक ने प्रोविजनिंग की बात करें 1,043 करोड़ रुपए से बढ़ाकर प्रोविजनिंग 2,440 करोड़ रुपए कर दी है और इस दौरान बैंक की लोन ग्रोथ 11% रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि कोरोना की वजह से तिमाही के अंत में लोन ग्रोथ पर दबाव बना और महामारी की अनिश्चितता की वजह से भी प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी की गई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ब्रोकर्स के टर्नओवर पर लगने वाली फीस में 50% तक की कटौती कर दी है। इसके साथ ही सेबी ने कई और फीस में कटौती की है। हालांकि ये छूट जून से लागू होगी। सेबी किन किन फीस में कटौती का फैसला यहां पर लिया गया है और इसका क्या असर होगा, समझने के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा से। आशीष, बताएं यहाँ पर सेबी के कदम क्या कहते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कविता की कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते कितनी दिक्कतें हो रही हैं और उसी दिक्कतों से जूझने के लिए, मदद करने के लिए तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। इस केस में जैसे आपने कहा, मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ये स्टेप्स अनाउंस करे गए हैं, जिसमें 2 फैसले हैं बड़े। एक तो जो ब्रोकर टर्नओवर फीस है वो रिड्यूस करी जा रही है और जो इशूअर्स फाइलिंग फीस जो होती है वो रिड्यूस करी जा रही है। मैं समझाता हूँ इन दोनों का मतलब क्या हुआ। दरअसल सेबी ने डिसाइड करा है कि ब्रोकर की जो टर्नओवर फीस होती है पूरी, उसमें 50% का रिडक्शन करा जाएगा। और जैसे आपने कहा, ये रिडक्शन जो होगा ये एप्लीकेबल होगा जून से लेकर मार्च 2021 तक। तो इन 10 महीने के लिए टर्नओवर फीस को आधा करा जा रहा है। और सेबी ने अपनी प्रेस रिलीज में स्पेसिफिकली कहा है कि ये एजम्पशन है कि ऑटोमेटिकली इसको इन्वेस्टर्स को पास ऑन करा जाएगा, यानी कि हमें और आपको भी इस टर्नओवर फीस के रिडक्शन का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा बड़ा फैसला जो फाइलिंग फीस होती है, यानी कि जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, राइट्स इशू, बायबैक्स वगैरह, उसमें जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स हम फाइल करते हैं उसकी जो फीस चार्ज करी जाती है उसको भी रिड्यूस करा जा रहा है, आधा करा जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये जून से शुरू होगा और ये 31 दिसंबर तक एप्लीकेबल होगा। तो कोशिश है सेबी की तरफ से इस पैंडेमिक के चैलेंजिंग समय में मदद करने की, कुछ मूड सेंटिमेंट सुधारने की। तो ये दोनों बड़े फैसले हैं जिसका आप इम्पैक्ट आता हुआ जून ऑनवर्ड्स देखेंगे, लेकिन सेंटिमेंट बूस्टर ये कल से देखने को मिलेगा। ऑलराइट, शुक्रिया आशीष तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे रिलायंस जियो और फेसबुक की डील के ऐलान के साथ अब जियो मार्ट ने व्हाट्सएप पर जो है ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया है और इसकी जो डिटेल्स हैं आपको बताते हैं कि ये जो है फिलहाल मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण और ठाणे के कुछ इलाकों में ही ट्रायल चल रहा है। 1 साल में कंपनी की 3 करोड़ किराना स्टोर को जियो मार्ट से जोड़ने की तैयारी है। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, बताएं इस खबर को लेकर क्या डिटेल्स है आपके पास? क्योंकि पिछले हफ्ते ही जो रिलायंस जियो और फेसबुक ने अपनी डील की घोषणा जो है की है, इसमें एक एग्रीमेंट और जो है वो साइन किया गया था। ये रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि दोनों कंपनियां एक दूसरे का नेटवर्क लीवरेज करेंगी तो दोनों अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो उसकी शुरुआत जो हो गई है। खासतौर पर जो जियो मार्ट है, जो कि रिलायंस रिटेल की एक सब्सिडरी है, जो कि ई कॉमर्स सर्विसेज जो देती है, इसने व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेने की शुरुआत जो कर दी है। व्हाट्सएप पर आप अपना जो आप सामान खरीदना चाहते हैं, अपना ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल इसको आप रिलायंस रिटेल की वेबसाइट्स पर ले जाकर के आपको ऑर्डर जो है वो दिया जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। कुछ दिनों के बाद आप इसी व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर जो है वो प्लेस कर पाएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर ही पेमेंट जो कर पाएंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर सामान आपके घर पे डिलीवर होगा। फिलहाल इसका ट्रायल जो वो चल रहा है नवी मुंबई, कल्याण और थाने के कुछ इलाकों में इसका ट्रायल जो वो चल रहा है, जहां पर कि 48 घंटे में सामान की डिलीवरी जो है वो की जा रही है। खासतौर पर अभी की फिलहाल लॉकडाउन है, सिचुएशंस को देखते हुए डिलीवरी जो है अभी भी आपको कहा जा रहा है कि आप दुकान से राशन जो है वो कलेक्ट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आगे चल करके कंपनी की एक योजना है कि करीबन 3 करोड़ आपके आसपास के लोकल के जो किराना
स्टोर्स हैं उसको जियो मार्ट पर लेकर के आए और आपको जितने भी राशन का अगर सामान आपको चाहिए, करीबन 50,000 आइटम्स के आसपास जो है कंपनी अभी उपलब्ध करा रही है। इसमें रिलायंस रिटेल के कई प्राइवेट लेबल्स भी हैं, उनको भी उपलब्ध जो है कराया जा रहा है। तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर कंपनी करीबन 3 करोड़ रिटेलर्स जो है उनको अपने नेटवर्क पे जो है जोड़ेगी और व्हाट्सएप के जरिए ग्राहक जो है ऑर्डर जो करेगा, वहीं पे इंटीग्रेशन होगा, वहीं पे पेमेंट जो है वो होगी और ग्राहक को घर बैठे सस्ता डिस्काउंट पे सामान जो है वो मिलेगा। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। कोरोना इस बार अक्षय तृतीया पर भारी पड़ गया है। सोने की बिक्री आशंका से भी काफी कम हुई है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी की सेल्स जो है मात्र 5%, तो गोल्ड कॉइन की सेल्स 5 से 10% रही है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि पिछले साल से कंपैरिजन में 10 से 15% तक का सेल दिखेगा, लेकिन इन रियलिटी 5 से 7% ही सेल हुआ है वाउचर्स का। तो सेल कम हुआ है, लेकिन जो भी सेल हुआ है वो लोगों ने मुहूर्त के लिए ऑस्पिशियस डे के हिसाब से खरीदी की है और मुझे लगता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो बाकी का डिमांड है वो वापस निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के हालात हैं और ऐसे में दुबई की हस्ती डॉक्टर अबू अब्दुल्ला ने हिंदुस्तानियों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। दुबई के अजमान इलाके के रहने वाले डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उन तमाम भारतीयों की मदद कर रही हैं जो दुबई में फंसे हुए हैं। खाने के पैकेट्स के साथ साथ लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी मुहैया करवा रही हैं। डॉक्टर अबू अब्दुल्ला का मानना है कि महामारी पूरी मानव प्रजाति के लिए खतरा है, लिहाजा हमें इससे निपटने के लिए इंसानियत के साथ लड़ना होगा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कोरोना हेल्थ वर्कर्स के प्रति आदर अनोखे अंदाज में पेश किया है। किशोरी पेडनेकर ने खुद नर्स के रूप में बीएमसी के 2 अस्पतालों में विजिट किया। हॉस्पिटल स्टाफ के साथ खुद भी फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह कोरोना का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी किशोरी पेडनेकर ने दिखाई। भारत सरकार ने लॉन्च किया आरोग्य सेतु ऐप कोरोना महामारी के बीच आपकी मदद करता है। सरकार ने 11 भाषाओं में इसे लॉन्च किया है। कोरोना से संबंधित सभी तरह की जानकारी और अपडेट्स इसमें मिलेंगे, जैसे हर प्रांत के कोरोना सेंटर्स के फोन नंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसमें आप सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देने पर कोरोना रिस्क भी जान सकते हैं। आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।